श्री गणेशाय नमः। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भींगी हुई बाती तो है। वही चिंगारी आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। मुझे पता है बहुतों की नाव जर्जर है, पर लहरों से टकरा रही है। लेकिन don't worry, when BPSC Aimers is here, let's start the part 2 of our first topic in economics which I am teaching, that is financial institutions part 2. Okay, I hope audio and video is clear. Let's start. So friends, पिछले बार हमने देखा था last time दो टॉपिक्स. We had seen urban cooperative banks, उसके पहले देखा था हमने scheduled commercial banks, right? Not only urban cooperative banks but all cooperative banks. उसी में एक पार्ट था urban cooperative banks. Okay, आप लोग बोलेंगे मैं रिवीजन लेक्चर भी डाल दूंगा 5 मिनट का. फाइन, अभी आगे बढ़ते हैं. Let's start with another segment which is regional rural banks. देखिए, इसके पीछे थोड़ी सी स्टोरी है. स्टोरी ये है कि फर्स्ट वेव ऑफ नेशनलाइजेशन जब हुआ बैंक्स का, तो इट वाज द ईयर 1969. ओके, 1969 में होता है आपका फर्स्ट वेव ऑफ नेशनलाइजेशन. 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड. ठीक है, कौन कौन से बैंक? जो बैंक 50 करोड़ से ज्यादा, जिनका नेट टाइम एंड डिपॉजिट लिमिट NDTL था, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी 50 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट था जिनके पास, सॉरी आई मीन इसी सेंस में मेजर किया जाता है, दैट इज इन सेंस ऑफ NDTL, राइट? नेट डिमांड एंड टाइम. आप आसान भाषा में समझो, डिपॉजिट जिनका 50 करोड़ से ज्यादा था, वैसे 14 बैंक्स आए थे जिनको नेशनलाइज कर दिया गया. ठीक है, फिर लगा गवर्नमेंट को 1980s में कि भाई अभी भी पूरा नहीं हुआ है, और भी जरूरत है अभी, और फाइनेंशियल इंक्लूजन की और जरूरत है. यू नो, गवर्नमेंट वाज फोकस्ड अपॉन सोशलिस्ट एजेंडा, गरीबी हटाओ प्रोग्राम एंड ऑल दिस थिंग्स. सो सेकंड वेव ऑफ नेशनलाइजेशन होता है जहां पे 6 मोर बैंक्स को नेशनलाइज किया जाता है, और उसमें 200 करोड़ वालों को भी लपेट लिया जाता है. ठीक है, उसमें केवल 200 करोड़ से ज्यादा जो थे बैंक्स, उनको लपेटा जाता है. सॉरी, इसमें तो बहुत 14 बैंक्स आ गए ना, तो 200 करोड़ से ज्यादा जिनके पास था, केवल वैसे वैसे और 6 बैंक को लिया गया था. फाइन, but in between 1969 and 1980 there happens you can say an innovation in 1975 by the Indira Gandhi government. What was that? That was regional rural banks. देखा जा रहा था कि बैंकों को नेशनलाइज तो कर दिया जा चुका है 14 बैंक्स को, but it is not reflecting in the rural economy. फाइनेंशियल इंक्लूजन हो नहीं रहा है. फार्मर्स, छोटे किसान, गांव के लोग ये बैंकिंग व्यवस्था से नहीं जुड़ पा रहे हैं. तो क्या किया गया? इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसे कहते हैं हम रीजनल रूरल बैंक्स. ऐसे बैंक्स बनाए गए जिसमें सेंटर का शेयर जो होगा वो 50% होगा, स्टेट का शेयर 15% होगा, और स्पॉन्सर्ड बैंक्स का शेयर जो होगा वो 35% होगा. इनिशियली दिस वाज द शेयर प्रोफाइल. ओके, ये भी देखने में आया कि ये जो रीजनल रूरल बैंक्स थे, ये इंस्पायर्ड थे, जो लेसन्स लर्न किए गए थे कोऑपरेटिव बैंक्स से. ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स के जो सक्सेस, फेलियर्स, प्रोज एंड कॉन्स जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, उससे इंस्पायर्ड थे. उसको दूर करने की कोशिश की गई, उसको दुरुस्त करने की कोशिश की गई. पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स बोथ लर्निंग्स लिए गए. ठीक है, सो व्हाट आर रीजनल रूरल बैंक्स बेसिकली? देखिए, आज मैं थोड़ा स्पीड चलूंगा. आज मैं अननेसेसरी मींस मेंस वाले फैक्ट्स पे कम फोकस करूंगा, प्रीलिम्स वाले फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि जो रिव्यूज आए हैं लेक्चर्स के, उसके बेसिस पे मुझे समझ में आया है कि प्रीलिम्स पे फैक्चुअल फोकस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, राइट? सो लेट्स मूव. दे आर स्पेशल टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स. अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक सरप्राइज दे दूं. आज का लेक्चर जो है, इसमें आपको टॉपिक वाइज PYQs मिलेंगे फ्रॉम UPSC एज वेल एज स्टेट PCS. तो देखिए, अटेंटिव रहिए, पूरा लेक्चर देखिए, एंड यू विल गेन अ लॉट फ्रॉम दिस लेक्चर. ओके, और पहले वाला वादा तो है ही कि ये जो टॉपिक पढ़ा दिया आप नहीं कर पाएंगे तो कोई नहीं कर पाएगा उस क्वेश्चन को. ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं. देयर आर स्पेशल टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स जो क्रेडिट देते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल सेक्टर. बस इतना याद रखना है, एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को क्रेडिट देते हैं ये बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक. जैसा कि नाम बता रहा है, रीजनल रूरल बैंक्स. हर रीजन के लिए
अलग अलग रीजन्स के लिए रूरल बैंक्स बनाए जाएंगे, ठीक है, वो रीजनल होंगे और रूरल होंगे, लोकल इन नेचर, ठीक है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्टैब्लिश कैसे हुआ। 1976 में स्टैब्लिश हुआ। देखिए स्टैब्लिशमेंट ईयर का क्रोनोलॉजी पूछ देता है कभी कभी एग्जामिनर आपसे, स्टेट पीसीएस में बहुत बार आया है, यूपीएससी में भी बहुत बार आया है, ठीक है। इनिशियली एक ऑर्डिनेंस इशू होता है 1975 में एक ऑर्डिनेंस इशू होता है जिसके थ्रू प्रथम बैंक इंडिया का फर्स्ट आरआरबी था, रीजनल रूरल बैंक था, याद रखिएगा ये फैक्ट। प्रथम बैंक वाज इंडियाज फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक established by an ordinance, ओके। बट इस ऑर्डिनेंस को बाद में लॉ बना दिया गया, जिसको हम बोलते हैं आरआरबी एक्ट, रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976, ठीक है। चलिए शेयर प्रोफाइल मैंने पहले आपको बता दिया, सेंटर का शेयर था 50%, स्टेट का शेयर था 15% और स्पॉन्सर्ड बैंक्स जो होंगे उनका शेयर होगा 35%, फाइन। चलिए अभी हुआ क्या, कितने सक्सेसफुल रहे, क्या हुआ। 1975 में आपको बता दिया प्रथम बैंक बना पहला आरआरबी 1975 में। 1987 तक पहुंचते पहुंचते लाइक 12 साल बाद 196 रीजनल रूरल बैंक्स खोले जा चुके थे अक्रॉस द कंट्रीज, ओके। सो द प्रोजेक्ट वाज गोइंग ऑन इन अ मिशन मोड, बट वर दे सक्सेसफुल। अब हम देखते हैं 1987 से 2005 तक 196 बैंक्स ही रह गए, मतलब 1987 के बाद ये प्रमोट नहीं हुआ। दैट मीन्स कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट हटी होगी राजीव गांधी के बाद, तो व्हाट वी सी दैट इस पॉलिसी को, एक्सपेंशन की पॉलिसी को, आरआरबीज की पॉलिसीज को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। 2005 के बाद क्या होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है, यूपीए 1 में पॉलिसी आती है मर्जर करने के लिए आरआरबीज की, ठीक है। क्यों मर्जर किया गया, क्योंकि ह्यूज लॉसेस हो रहे थे आरआरबीज के फंक्शनिंग में और ओवरलैपिंग फंक्शनिंग थी कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स के चलते और अदर डेडिकेटेड बैंक्स के चलते। तो ओवरलैपिंग को हटाने के लिए और स्पेशली ह्यूज लॉसेस एनपीएस ज्यादा हो रहे थे, तो मर्ज कर दिया गया, ठीक है। अब सरकार को कुछ नहीं समझ में आता तो बाद में क्या करते हैं, मर्ज करते हैं बैंक्स को, ठीक है। पहले मर्ज करते हैं और फिर एकदम ही खराब सिचुएशन होती है तो लिक्विडिटी भी पंप किया जाता है बैंक्स को बचाने के लिए। 2005 से जो मर्जर शुरू हुआ 2021 पहुंचते पहुंचते आज हमारे पास ओनली अराउंड 42 आरआरबीज हैं हमारे पास। वी आर लेफ्ट विद 42 आरआरबीज। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछता है एग्जामिनर कि इन इंडिया वी आर हैविंग मोर देन हंड्रेड्स ऑफ आरआरबीज, गलत स्टेटमेंट होगा, ठीक है। वी आर हैविंग अराउंड 42 रीजनल रूरल बैंक्स। अब देखिए रीजनल रूरल बैंक्स का ना एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया वो ये है कि पीएसएल नॉर्म्स आपने सुना होगा कभी, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ये है, देखिए ऑब्जेक्टिव याद कीजिए, मैं क्या बोल रहा था, आरआरबीज को बनाया ही क्यों गया। आरआरबीज को बनाया इसलिए गया क्योंकि जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, जो एससीबीज हैं, वो एससीबीज शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स या अदर कमर्शियल बैंक्स, ये बैंक्स केटर तो कर रहे हैं बिजनेस हाउसेस को, अर्बन एरियाज को, बट रूरल एरियाज में पेनिट्रेशन नहीं हो पा रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हो पा रहा है, किसानों को कोई लोन नहीं दे रहा है। तो सरकार एक नया नॉर्म लेके आती है, बोलती है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होगा, पहले भी था बट स्पेशली आरआरबी के थ्रू इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। क्या है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, नाम से समझिए, हमेशा आपका इटिमोलॉजिकल अप्रोच पे फोकस होना चाहिए, नाम से समझिए किसी चीज को। प्रायोरिटी सेक्टर मतलब कुछ सेक्टर्स को गवर्नमेंट प्रायोरिटी बना लेगी, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रायोरिटी बना लेगी, रूरल इकोनॉमी को प्रायोरिटी बना लेगी, ठीक है। फिर आप रिन्यूएबल एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी सेक्टर्स विच गवर्नमेंट डिक्लेयर्स, आरबीआई डिक्लेयर्स की ये प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, और इन सारे सेक्टर को मिला के किसी बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का, टोटल एनडीटीएल का, उनको टोटल लोन्स का, जितने लोन्स वो बांट रहे हैं उस लोन्स का कुछ खास हिस्सा, ऐसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए 25% होता था, ठीक है, 25% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। बट इसमें क्या बोला गया इनको कि भाई तुम इन पर्टिकुलर सेक्टर्स को, आरआरबीज को बोला गया कि 75% देना पड़ेगा। तुम जितना लोन देते हो, अगर तुम 100 रुपया लोन में बांट रहे हो ना, तो 75 रुपया किसको देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, आरआर रूरल सेक्टर को देना पड़ेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर को देना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। इन सेक्टर्स में देना पड़ेगा पीएसएल नॉर्म्स, ठीक। मैक्सिमम क्रेडिट टू एग्रीकल्चर। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, इसको हाइड कर लेता हूँ अभी। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इज दैट कि आपको लगता होगा, एक एक्चुअली ये आ भी चुका है, शायद मैंने मिस कर दिया मैंने, या फिर मुझे देखने दो, या ना ना ना, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ओके, परहैप्स आई मिस दैट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन ये है कि
अब ये है रीजनल रूरल बैंक्स, ये स्पेशली केटर करते हैं किसको, रीजनल रूरल बैंक्स स्पेशली किसको केटर करते हैं, रूरल इकोनॉमी को, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को। अब अगर आपसे कोई बोले कि भाई चूंकि ये रीजनल रूरल बैंक है तो ये सबसे ज्यादा जितना लोन मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर को उसमें सबसे ज्यादा लोन कौन देता है, रीजनल रूरल बैंक्स देता है। एक स्टेटमेंट आ गया एग्जाम में, सही मारेंगे या गलत मारेंगे, क्या करेंगे, कौन देता है सबसे ज्यादा, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स देते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स देते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स देते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स देते हैं। ठीक है, कौन सा बैंक है जो सबसे ज्यादा लोन देता है रूरल सेक्टर को, तो आप लोग को लगेगा नाम से कि रीजनल रूरल बैंक्स होगा, बट नो। देखिए लॉजिक यहाँ पे ये है कि रीजनल रूरल बैंक्स कितने भी हों बट रीजन स्पेसिफिक हैं, छोटे छोटे बैंक्स हैं। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स का जो लोन अमाउंट होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो इतना ज्यादा उनका ये है, क्रेडिट इतना ज्यादा है ना कि उनका 10% भी अगर आ रहा है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में एग्रीकल्चर की तरफ, देखिए क्योंकि आरबीआई लिमिट कर दिया है ना कि 25% शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स भी डालेगी पीएसएल में, तो उसमें से मान लीजिए कि 10% एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज में जा रहा है, राइट। तो उसका जो 10% होगा ना, मान लीजिए कि एससीबीज 1,000 रुपया लेंड कर रहे हैं टोटल सारे एससीबीज मिला के, और ये जो आरआरबीज हैं आपके ये 10 रुपया ही लेंड कर रहे हैं, तो ये 10 में से 50% भी लेंड कर देंगे अगर, तो 5 ही रुपया होगा ना भाई लेंडिंग। और इनका अगर 10% भी होगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका लेंडिंग का अमाउंट इतना ज्यादा है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स का कि कम परसेंटेज में भी ये ज्यादा क्रेडिट यही देते हैं रूरल सेक्टर को, तो ऐसे कंफ्यूज करता है एग्जामिनर आपको। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, ये हमने पढ़ लिया रीजनल रूरल बैंक्स, बेसिक्स देख लिया इसका। अब ये देखिए इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं इसको। यूपी पीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया है बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक का फंक्शन क्या नहीं होता है। चलिए, क्या होता है तो हमने पढ़ लिया। टू प्रोवाइड क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, छोटे फार्मर्स को बिल्कुल देंगे। टू प्रोवाइड क्रेडिट टू कॉमन पीपल इन रूरल एरियाज, बिल्कुल कॉमन को भी देंगे। टू सप्लीमेंट शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स, या उनको सप्लीमेंट करेंगे ना। एससीबीएस का फंक्शन बेसिकली देखिए, बैंक का फंक्शन क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, लोगों को लोन देना। ठीक है, पैसे देना जरूरतमंदों को, किसी से लेना किसी को देना, फाइन। तो इनके लिए भी तो पीएसएल नॉर्म्स है ना, इनको भी तो देना है, तो इनके फंक्शन को पूरा नहीं कर पा रहे थे तभी तो आरएफपी बना, तो सप्लीमेंट तो करते ही हैं इनके फंक्शन को, राइट। अब देखिए लास्ट स्टेटमेंट क्या है, टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन। यहाँ तो ठीक लग रहा है एग्रीकल्चरल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बट ये रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या है। देखिए रीफाइनेंस आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि रीफाइनेंस क्या होता है, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आपको कि जैसे पीएनबी है या एसबीआई है, मान लो कोई भी बैंक है और ये किसी को लोन दे रही है, किसी को लोन दे रही है 100 रुपीज। अब ये 100 रुपीज अगर ये बैंक रिकवर नहीं कर पा रही है तो कुछ अथॉरिटीज या गवर्नमेंट या आरबीआई इनको एश्योरेंस देता है कि भैया तुम अगर रिकवर नहीं कर पाओगे तो क्या करेंगे, हम पंप करेंगे, हम देंगे पैसा तुमको। अगर ये 100 रुपया तुम रिकवर नहीं कर पाओगे ना तो मैं दूंगा तुमको 100 रुपया। जो गारंटी देती है ना अथॉरिटीज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, किसको, या पब्लिक सेक्टर जो भी कंपनीज हो जो गवर्नमेंट की बनाई हुई, जो गारंटी देती है इन बैंक्स को कि आप रिकवर नहीं कर पाओगे तो मैं दूंगा, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रीफाइनेंस। तो भाई रीफाइनेंस का फंक्शन रीजनल रूरल बैंक्स नहीं करता है। ठीक है, रीफाइनेंस के फंक्शंस डेवलपमेंट फाइनेंशियल एजेंसीज करती है। ठीक है, जैसे कि नाबार्ड हो गई, सिडबी हो गई, ये सब करती हैं। ठीक है, रीफाइनेंस का फंक्शन आरबीआई खुद भी करता है। ठीक, तो ये आंसर नहीं होगा और हमसे पूछा है कि नॉट कौन सा नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग ग्रांट्स और ग्रांट डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस टू रूरल हाउस होल्ड, रूरल हाउस होल्ड को डायरेक्टली कौन देता है पैसा। अब देखिए, रीजनल रूरल बैंक्स देता है इसलिए बना ही। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स पढ़े थे, याद आ रहा है कुछ, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स था एक तरफ, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड, दूसरी तरफ क्या था क्लासिफिकेशन में हमारा, याद आ रहा है कुछ, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में क्या लिखवाया था मैंने ब्रैकेट में, यहाँ पे आप पिछले लेक्चर में जाके देखो वीडियो में, यहाँ पे लिखवाया था कि लॉन्ग टर्म बेसिकली लैंड डेवलपमेंट के लिए होता है। ठीक है, तो यस, रूरल हाउस होल्ड को ग्रांट करेगा लैंड डेवलपमेंट। कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, और वो रूरल वाले में आ रहा था, अर्बन वाले में तो ये आ गया, ये रूरल का क्लासिफिकेशन था, तो रूरल वाले में तो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आएगा ही आएगा, ये आएगा और ये आएगा। अब देखिए बीच वाला ऑप्शन है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले
कि नाबार्ड रीफाइनेंसिंग का फंक्शन करता है, डायरेक्ट लोन नहीं देता है, इंस्पेक्शन का भी काम करता है। देयर आर सो मेनी फंक्शंस ऑफ नाबार्ड, बट उसमें से एक काम रीफाइनेंस का भी। तो डायरेक्ट लोन नहीं देगा, डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस नहीं देगा, इसलिए 2 नहीं होगा, आंसर हो जाएगा आपका 1 and 3 सी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है 2013 का। चलिए अभी हमने पढ़ लिया रीजनल रूरल बैंक्स, 2 क्वेश्चंस देख लिया, इस पे आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएटेड बैंक्स। आपको मैंने ओवरव्यू में बताया था कि डिफरेंशिएटेड बैंक्स were formed based on the recommendation of Nachiket More Committee 2014। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि नचिकेत मोर कमेटी इज रिलेटेड टू व्हाट, तो आप आंसर करेंगे डिफरेंशिएटेड बैंक्स और पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, क्योंकि डिफरेंशिएटेड बैंक्स के ही टाइप्स हैं, पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। नचिकेत मोर कमेटी ने बोला अपनी रिपोर्ट में कि पेमेंट बैंक्स बनाइए, स्मॉल फाइनेंस बनाइए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स बनाइए गवर्नमेंट को, ठीक है। आरबीआई ने इसको सीरियसली लिया, इसको देखते हुए आरबीआई ने पेमेंट बैंक्स का फॉर्मेशन किया, पेमेंट बैंक्स के लिए गाइडलाइंस जारी किए। क्या है फंक्शंस, फंक्शंस क्या है, बनाया ही क्यों गया पेमेंट बैंक। देखिए नाम से पकड़िए, किसी चीज को नाम से पकड़िए, इसको हम लोग बोलते हैं एटिमोलॉजिकल अप्रोच। एटिमोलॉजिकल, जैसा नाम वैसा काम, ज्यादातर केसेस में यही होता है, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम याद रखिएगा, जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। नाम से पकड़िए पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक है तो क्या करेगा, पेमेंट पे फोकस्ड होगा जी, पेमेंट करेगा, मेनली मेन फंक्शन इसका पेमेंट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अकाउंट ओपनिंग करेंगे, अकाउंट ओपनिंग करेंगे, डिमांड डिपॉजिट भी लेंगे। आप लोग बोलिए डिमांड डिपॉजिट क्या है, बेसिक्स तो हमको पढ़ाया नहीं इकोनॉमी का। देखिए डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट, आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, ठीक है। आपका जो सेविंग्स अकाउंट या करेंट अकाउंट में पैसा है, सेविंग्स या करेंट अकाउंट में पैसा है, वो पैसा आप बैंक से कभी भी निकाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड लेके, सॉरी डेबिट कार्ड लेके जाएंगे, या बैंक में आप अपना पासबुक लेके जाएंगे या चेक लेके जाएंगे और बैंक को देंगे, बैंक को पैसा देना पड़ेगा उस समय, ठीक है। तो आपके डिमांड पे जो डिपॉजिट में आपका डिमांड चल सकता है उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। वैसा डिपॉजिट सेविंग्स और करंट अकाउंट में जैसे, जिसमें आप ऑन डिमांड पैसा मांग सके बैंक से, ठीक है। तो वैसा वाला अकाउंट तो आप खोल सकते हैं, बट एक होता है एफडी। एफडी तो बहुत कॉमनली सुने होंगे आप लोग, फिक्स डिपॉजिट, इसको टाइम डिपॉजिट भी बोला जाता है, टाइम डिपॉजिट, ठीक है। तो टाइम डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट अलाउड नहीं है पेमेंट बैंक्स के लिए, ठीक है, ठीक है। चलिए लेंडिंग नहीं करेगा, बता दिए, पेमेंट पे फोकस करेगा, तो कांट गिव लोन्स, लोन्स नहीं देगा। अभी देखिए इनके डिपॉजिट पे भी लिमिट लगाया हुआ है, पेमेंट्स बैंक है ना बेसिकली, तो इनके डिपॉजिट पे भी लिमिट लगाया हुआ है कि भाई 2 लाख से ज्यादा नहीं दोगे। शुरू में तो और 1 लाख ही बताया था गवर्नमेंट ने, अब इन पे है कि भाई 2 लाख से ज्यादा रुपया तुम नहीं डिपॉजिट में रख सकते। जैसे मैंने मान लीजिए कि अकाउंट खोला पेमेंट बैंक्स में, या आपने खोला, तो आप मैक्सिमम 2 लाख रुपया ही रख पाओगे अपने सेविंग्स या करेंट अकाउंट में, ठीक है। चलिए लेंडिंग नहीं दे सकता है, लोन नहीं दे सकता है। डेबिट कार्ड ऑफ कोर्स इशू कर सकता है, क्योंकि ऑन डिमांड पैसा आप निकाल सकते हो, डेबिट कार्ड के थ्रू निकालोगे आप, बट क्रेडिट कार्ड नॉट अलाउड। अब देखिए जब लेंडिंग अलाउड नहीं है, लेंडिंग अलाउड नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड कैसे अलाउ हो जाएगा भाई, क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी तो एक तरह का क्या है, लोन ही है ना। आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, फिर 45 डेज के बाद पैसा जमा करते हो, ठीक है, ऑन क्रेडिट पैसा यूज करते हो, तो दैट्स आल्सो अ काइंड ऑफ लेंडिंग। सो लेंडिंग नहीं होगा और क्रेडिट कार्ड नहीं इशू होगा, बाकी सब डेबिट होगा, डिमांड डिपॉजिट होगा, फिक्स डिपॉजिट नहीं होगा। ये याद रखने वाली चीज है कि इसमें फिक्स डिपॉजिट नहीं होगा, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट नहीं होगा। बाकी ये चीजें जनरल जो चीजें होती है होंगी, 2 लाख का लिमिट रहेगा। ये होते हैं पेमेंट बैंक आपके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है पेमेंट बैंक का, अरे पेमेंट बैंक है, 2 लाख रुपए, इतना स्मॉल छोटे अकाउंट्स खोल रहे हैं, 2 लाख तक का लिमिट है, लैंडिंग करवाना नहीं है उनसे, तो करवाना क्या है भाई, भाई अकाउंट खुलवाना है, यही पर्पज सबसे बड़ा। तो कि जो लोग बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़े बैंकिंग सिस्टम से, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग स्मॉल सेविंग्स एंड करेंट अकाउंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, लोगों को जोड़ना है बैंकिंग सिस्टम से। जो लोग गांव में रह रहे हैं, जो लोग गरीब हैं, ठीक है, जैसे टारगेटेड कस्टमर्स क्या होते हैं इनके, माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं, लो इनकम हाउस होल्ड, जो कम पैसा कमाने वाले हाउस होल्ड हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटाइटीज, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आते हैं वैसे फर्म्स, तो इनका अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। और पेमेंट्स और रेमिटेंस, रेमिटेंस जानते होंगे आप लोग, वैसा पेमेंट होता है रेमिटेंस जो कि वन वे ट्रांसफर होता है, ठीक है, वन वे ट्रांसफर। आप बदले में कुछ नहीं करते हैं, आपको सीधा पैसा मिल जाता है, इसको बोलते हैं रेमिटेंस। आपने काम किया, उसके बदले में पैसा मिला, उसको रेमिटेंस नहीं बोलेंगे। आपने काम नहीं किया, आपके भैया ने, आपके पिताजी ने घर से पैसा भेज दिया, आप पढ़ रहे हैं कहीं पे, उसको रेमिटेंस बोलेंगे, ठीक है। विदेश से जनरली ये टर्म उस सेंस में यूज होता है जब हम फॉरेन से पैसा मंगवाते हैं,
तो आपके कोई भैया हैं, किसी के कोई चाचा जी हैं, पापा गए हुए हैं कहीं फॉरेन में, वहां से पैसा भेजना, उसको रेमिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली इन चीजों को इंक्लूड करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए ये बनाया गया आपका पेमेंट बैंक्स, ठीक है। चलिए, कैन यूज दैट प्लेटफॉर्म फॉर पेमेंट बैंक। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, सिंपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो है, जैसे कि म्यूचुअल फंड सुना होगा आपने, इंश्योरेंस प्रोडक्ट सुना होगा, तो ये सारा बांट सकते हैं, ये भी अलाउड है, ठीक है। और इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, सब तो कॉमन चीजें हैं, हर बैंक बांट सकती है, ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर सेटअप, इनका सेटअप के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए शुरू में आए थे, तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बार यूपीएससी पूछ चुकी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो ये थोड़ा देख लेते हैं। एज ऑफ 2014, 2014 में जब आया था एलिजिबिलिटी, तो क्या था, देखिए, नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर्स, जैसे कि एग्जिस्टिंग, जो उस समय एग्जिस्ट कर रहे थे, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट था ना, उसमें मोबिक्विक और क्या क्या आ गया था, पेटीएम और ये सब था ना, नए नए जो इंस्ट्रूमेंट्स आए थे, वो सब चीज, वो सब एलिजिबल थे इसके लिए। एग्जिस्टिंग एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, आगे पढ़ेंगे हम, वो भी एलिजिबल थे, और माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स भी एलिजिबल थे इसके लिए। रियल एस्टेट को कोऑपरेटिव्स भी, वैसे कोऑपरेटिव जो कि रियल एस्टेट से डील करते हैं, वैसे कोऑपरेटिव एलिजिबल थे। मोबाइल फर्म्स भी एलिजिबल थे, मोबाइल फर्म्स, ठीक है। सुपरमार्केट चेन्स भी एलिजिबल थे, ठीक। चलिए, मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल, मिनिमम 100 करोड़ रुपया उनके पास होना चाहिए, उनका लगाया हुआ पैसा, ठीक है, तभी वो ये खोल पाएंगे। कौन से बैंक, पेमेंट बैंक खोल पाएंगे। 100 करोड़ रुपया चाहिए भाई, ऐसे नहीं कि कोई भी हम भी और आप भी चले जाएंगे, जिनके पास 100 करोड़ होगा वो जा सकते हैं। मे बी हम में से कोई जो लेक्चर देख रहा हो, मे बी आई जस्ट होप कि किसी के पास हो 100 करोड़ रुपीज, बट जनरली मतलब स्टूडेंट्स के बस की बात नहीं है, जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, तो 100 करोड़ रुपीज याद रखिएगा, हमसे बहुत ज्यादा जितना हमारे पास है। एक्सक्लूडेड लार्ज पीएससीज, लार्ज पीएससीज अलाउड नहीं थे, लार्ज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, कॉर्पोरेशंस अलाउड नहीं थे, बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस भी अलाउड नहीं थे। अब इन लोग को अलाउ कर दोगे तो फिर छोटे लोग, मतलब जो नए नए स्टार्टअप को जो प्रमोट करना है ना, नए लोगों को प्रमोट करना है, अब इनको अलाउ कर दोगे तो फिर वहां पे ये भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, तो एक्सक्लूडेड थे ये लोग। नॉट अलाउड टू लेंड, किन कौन कौन ये लोग अलाउड नहीं थे, लेंडिंग कर नहीं सकते हैं, पेमेंट्स बैंक बताया मैंने, बेसिक काम है पेमेंट, लेंडिंग कर नहीं सकते, मतलब लोन नहीं दे सकते हैं, लोन नहीं दे सकते हैं, लोन नहीं देंगे तो पैसे क्या करेंगे भाई, अचार डालेंगे, पैसा जो इनको मिला है उसको कहाँ, कहीं तो लगाएंगे ना भाई, हाँ, तो कहाँ लगाएंगे, देखिए, गवर्नमेंट बहुत चालाक है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के थ्रू क्या करती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के थ्रू पैसा मार्केट से लेती है ना। तो ये बैंक जो इनके पास पैसा आएगा, जैसे लास्ट टाइम हमने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए 300 रुपया आ गया किसी बैंक के पास, फलानवा बैंक जो था, ठीक है, तो फलानवा बैंक के पास जो 300 रुपया आ गया, तो इसमें से जैसे मान लीजिए ये पेमेंट बैंक है, ठीक है, पेमेंट बैंक के पास 300 रुपया आ गया, तो पेमेंट बैंक को 300 का 75% कितना हो जाएगा, मैथ का भी क्वेश्चन आता है बीपीएससी में, निकालिए कितना होगा, 75 थ्री जा, सीधा कर दीजिए, बता दीजिए, 7 225 या 75 घटा दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो 225 रुपया क्या करना पड़ेगा जी, 225 रुपया इनको, 225 रुपया का गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना पड़ेगा इनको। और गवर्नमेंट को क्या फायदा, गवर्नमेंट को फायदा है ना, इनको बायर मिल गया ना सिक्योरिटी का, इनका गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, ठीक है। तो इन कहा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों खरीदेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिटर्न देगी ना, जैसे मान लीजिए 6% या 7% मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से जनरली जुड़ा हुआ होता है, तो कुछ रिटर्न मिलेगा इनको। तो 75% तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करा ले रही है भाई इनसे, ज्यादती हो रही है बेचारों पे। रेस्ट 25%, बाकी 25% कहाँ लगाएंगे, या तो अपने पास कैश रखिए, और नहीं तो डिपॉजिट कर दीजिए दूसरे बैंक के साथ इंटरेस्ट अर्न करने के लिए। मतलब पेमेंट बैंक है और एसबीआई में आप जमा कर दीजिए पैसा अपना, पीएनबी में जमा कर दीजिए आप पैसा अपना, एचडीएफसी में जमा कर दीजिए आप पैसा अपना, उससे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कमाइए, फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए आप, सेविंग्स खोल लीजिए, करेंट खोल लीजिए, जो करना है कीजिए, डिपॉजिट कीजिए, ठीक है। तो 75% का तो बेचारों को गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही खरीदना पड़ जाता है, बाकी 25% या तो कैश रख लें, या तो मतलब इतना स्ट्रिक्ट ये है। इसलिए जो लोग एंटर किए थे प्लेयर्स, 11 को शुरू में लाइसेंस मिला था, ठीक है, एक्सेप्ट ही 6 ने किया, एक्सेप्ट ही 6 ने किया, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है उसका लाइसेंस रिवोक कर लिया गया, बिकॉज दे वर नॉट फॉलोइंग आरबीआई गाइडलाइंस। तो अभी 5 एग्जिस्टिंग हैं केवल पेमेंट बैंक्स, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, ऐसा, ठीक है। तो
इसका बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, केवल 5 एग्जिस्टिंग पेमेंट बैंक्स हैं इंडिया में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के देखिए, सबसे पहले आप ये याद रखिए, 4 स्टार मार्क कर रखा है मैंने। क्यों? बिकॉज दे आर लार्जली सिमिलर टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स की तरह ही फंक्शन कर रहे हैं, उसमें भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की तरह। ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, मतलब टाइम डिपॉजिट भी लेंगे, डिमांड डिपॉजिट भी लेंगे, दोनों लेंगे। इश्यू ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दोनों करेंगे। लेंड कर सकते हैं, यस, क्योंकि शेड्यूल कमर्शियल बैंक भी लेंड कर सकता है, तो ये लोग भी करेंगे। फिर बनाया ही क्यों गया भाई स्मॉल फाइनेंस बैंक? नाम से समझिए ना, छोटे फाइनेंस बैंक्स हैं, तो बेसिक फंक्शन इनका भी वही होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, छोटे कस्टमर्स को टारगेट करेंगे, छोटे बिजनेसेस को टारगेट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूज ऑफ फंड कहाँ करना है इनको? इनका भी कुछ ऐसा ही कर दिया है। देखिए ऐसा ही है, बट एग्जैक्टली वो नहीं है। उनको बोला भाई कि 75% का तुमको गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही खरीदना पड़ेगा। और स्मॉल, किसको बोला? पेमेंट बैंक्स वाले को बोला। स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले को थोड़ा आजादी दिया कि भाई 75% तुम पीएसएल पे लगाओ। कहाँ लगाओगे? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पे। और अगर आपको याद हो तो यही फिगर 75% आरआरबी में भी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, आरआरबी में कितना था? 75% पीएसएल में जाएगा इनका भी। तो आरआरबी में और स्मॉल फाइनेंस बैंक में, दोनों एक इसमें 75% उनको अपने क्रेडिट का कहाँ देना होगा? जितना लोन देते हैं, 100 रुपया लोन देते हैं, तो 75 रुपीज कहाँ देना पड़ेगा? 75 रुपीज उनको देना पड़ेगा प्रायोरिटी सेक्टर में। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को। प्रायोरिटी सेक्टर मतलब आप ये मत समझिए कि एग्रीकल्चर ही होता है केवल, या रूरल ही होता है। स्मॉल एमएसएमईज भी होते हैं, मीडियम एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये कंपनीज भी होते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे सेक्टर होते हैं। जब वो टॉपिक पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, एटलीस्ट 50% ऑफ देयर लोन। अब देखिए एक चीज और है, दीज बैंक्स आर मेंट फॉर स्मॉलर लोन्स। इनको स्मॉलर लोन्स देना है। इनको बोला गया भाई कि अगर तू 100 रुपया बांट रहा है ना, तो इसमें से 50 रुपया, 50 ऑफ 100 रुपीज तुम स्मॉल लोन्स दोगे। 25 लाख रुपीज से कम का लोन दोगे, समझ रहे हो? 25 लाख रुपीज से कम का लोन, मतलब 20 लाख रुपया का लोन, 10 लाख रुपया का लोन, 5 लाख रुपया का लोन, 4 लाख रुपया का लोन। ऐसा ऐसा लोन इनको 50% देना पड़ेगा टोटल में से। मतलब टोटल पैसा जितना बांट रहे हैं ना, उसमें से आधा पैसा इनको कहाँ देना पड़ेगा? स्मॉलर लोन्स में देना पड़ेगा। तो एक तो ये फेमस है स्मॉलर लोन्स बांटने के लिए, और दूसरा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में इनको लगाना पड़ेगा। ठीक है, और तो बाकी फंक्शन तो एससीबी, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के ही फंक्शन को लोग मिमिक करते हैं, लेंड कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल इंक्लूजन, सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेसेस बता दिया आपको, एमएसएमईज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है? जब बनी थी, जब आया था 2014 में, तो क्या था एलिजिबिलिटी? इंडिविजुअल और प्रोफेशनल्स जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस हो फाइनेंस में, एनबीएफसी में, माइक्रो फाइनेंस कंपनी में, इन सब में। लेकिन इनका मिनिमम पेड अप कैपिटल क्या है? 200 करोड़। इनको 200 करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा। ऑब्वियसली ना, उनसे ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनको इतना ज्यादा फ्रीडम है उनसे। ये लोग लेंडिंग कर सकते हैं। 75% ये लोन कहाँ देंगे? पीएसएल में देंगे। भले ही रेस्ट्रिक्टेड है, बट पीएसएल में ही बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं ना। एमएसएमई को दे सकते हैं, रूरल क्रेडिट दे सकते हैं, एग्रीकल्चर क्रेडिट दे सकते हैं, है ना। उसमें फिर रिन्यूएबल एनर्जी भी आता है, बहुत सारी चीजें आती है उसमें। तो कुछ तो फ्रीडम है वहां। तो फ्रीडम ही नहीं है भाई, वहां तो बोल रहे हैं 75% गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लो और 25% दूसरे बैंक में लगा दो, तो कैश रखो अपने पास। तो क्यों खोलेंगे भाई हम? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इसलिए कम पैसा है वहां, पेड अप इक्विटी कैपिटल कम ही रखा है वहां पे, क्योंकि बेसिकली पेमेंट पर्पस के लिए है वो। 100 करोड़, यहाँ पे 200 करोड़। ठीक है, चलिए ये हो गया। आपको शेड्यूल कमर्शियल बैंक बता दिए थे, कोऑपरेटिव बैंक बता दिए थे, रीजनल रूरल बैंक बता दिए हैं। इसके बाद डिफरेंशिएटेड बैंक्स हुआ, डिफरेंशिएटेड बैंक्स में पेमेंट बैंक हुआ और स्मॉल फाइनेंस बैंक हुआ। ठीक है, अभी आ जाइए क्वेश्चन देख लेते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपीएससी पूछा हुआ है भाई। बीपीएससी लव्स यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू नो। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन लव्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 2017 का पूछा हुआ, ज्यादा पुराना भी नहीं है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन इंडिया का पर्पस क्या है? क्यों बने हैं ये बैंक्स? टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, अभी पढ़ा हमने, यस। टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? पीएसएल में देना है 75%, किसी को भी दे सकते हैं। टू एनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप बिजनेसेस पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। अभी देखिए, इस पे हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाए।
चलिए आगे थोड़ा पढ़ते तो और क्लैरिटी आ जाता। 1 और 2 तो होगा ही होगा, मतलब ए हो सकता है या डी हो सकता है। थर्ड होगा कि नहीं होगा इसी पे डाउट है, थर्ड होगा कि नहीं होगा इसी पे डाउट है। तो यंग एंटरप्रेन्योर्स को सेटअप, बिजनेस सेटअप करने के लिए, और वही पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में बोल रहा है, तो देखिए स्टार्टअप से फोकस करने वाला एक डीएफआई है, डीएफआई नहीं है, फाइनेंशियल सॉरी डीएफआई है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं बोलते हैं उसको, दैट इज मुद्रा बैंक, मैंने आपको शुरू में बताया था। तो मुद्रा बैंक का काम है जनरली ये स्टार्टअप्स को फंड करना, स्टार्टअप को कैटर करना, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 ए ओनली। यूपीएससी ने ये आंसर दिया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नहीं है कि यही आ जाएगा एग्जाम में, ऑफ कोर्स आ सकता है, कॉपीड भी आ सकता है, बट इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, इसलिए शो कर रहा हूँ मैं आपको। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट बैंक्स, पेमेंट बैंक्स का एस्टेब्लिशमेंट इज बीइंग अलाउड इन इंडिया टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए पेमेंट बैंक्स बनाए जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट? मोबाइल टेलीफोन कंपनीज एंड सुपरमार्केट चेन्स आर owned and controlled by residents, uh, are eligible to be promoters of payment। अभी बताया मैंने आपको, यहाँ पे दिखाया था, देखिए डिट्टो जो पढ़ रहे थे अभी, हम क्या पढ़ रहे थे, देखिए यहाँ पे है ना, मोबाइल फर्म्स, सुपरमार्केट चेन्स, और बाकी सारे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये पूछ चुका है यूपीएससी, ठीक। मोबाइल टेलीफोन कंपनी, सुपरमार्केट चेन्स, तो वन आंसर तो हो ही जाएगा, ये लोग अलाउड है। पेमेंट बैंक्स कैन इशू बोथ क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स। आप बताइए इसका आंसर, हम नहीं बताएंगे, अभी बताएं, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बताएं भाई कि पेमेंट बैंक जो होता है वो पेमेंट के लिए, क्रेडिट कार्ड लोन नहीं दे सकता है, तो क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकता है, इसलिए ये ऑप्शन तो होगा ही। तो 2 तो पहले ही छट गया, 2 छट गया तो आपको 1 और 3 पढ़ने का जरूरत भी नहीं था, एक बार नजर मारते हैं ऑप्शन पे, तो 2 इसमें है, तो ए हो नहीं सकता है, सी हो नहीं सकता है, डी हो नहीं सकता, आंसर हो गया बी। चलिए फिर भी लास्ट वाला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं नॉलेज के लिए, क्या है? पेमेंट बैंक्स कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज। यस, पेमेंट बैंक्स कैन नॉट टेक लेंडिंग एक्टिविटीज, तो सही है, तो थर्ड सही हो गया, तो आंसर हो गया 1 और 3। देखिए वैसे भी अगर आप देखते हैं तो एक एक फायदा और होता है आपको, क्या? दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट दोनों एक साथ नहीं जा सकता है, क्यों? क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक तरह का लोन है, और यहाँ पे बोल रहा है कि कैन नॉट लेंड, तो दूसरा तीसरा तो वैसे भी एक साथ नहीं हो सकता है। इसको थोड़ा भी आइडिया होगा वो 1, 2 और 3 तो मार्क कर ही नहीं सकता है, या मान लीजिए 2 और 3 ऑप्शन रहता तो ये भी नहीं कर सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना? थोड़ा लॉजिक भी लगाइएगा एग्जाम में, केवल नॉलेज नहीं लगाइएगा, ठीक है। ये सब देखिएगा कि कौन सा स्टेटमेंट दो साथ साथ जा रहे हैं, उसका कॉम्बिनेशन वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, छट जाएगा। आई होप कि समझ रहे होंगे आप मेरी बात। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आता है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये क्या है भाई? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, लिख देता हूँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। देखिए हो सकता है आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाए, तो माइंड मत कीजिएगा, मुझे टॉपिक आज कंप्लीट कराना है। These consist of heterogeneous group of financial intermediaries other than banks and DFIs। हाँ, या फिर आप लोग ना हिचकिचाते हैं फिर देखने में, तो वन थिंग आई कैन डू इज दैट कि मैं इन दोनों टॉपिक को दूसरे लेक्चर में डाल दूं, ठीक है ना? उसके बाद डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रह जाएगा। तो लेट दिस वीडियो रिमेन शॉर्ट, इसको आप पार्ट 2 रहने दीजिए, पार्ट 3 में लेके आता हूँ, जल्दी लेके आता हूँ, आज ही डाल दूंगा दोनों, ठीक है? तो लेट्स एंजॉय दिस लेक्चर, आप सीखिए, इसको याद कीजिए, ठीक है? वी विल मीट अगेन। जैसा हमने बोला था आपको शुरू में कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती, तो लहरों से टकराते रहिए, और चिंगारी हम लेके आए हैं, एकदम धुआं धुआं कर देंगे जला के सब, चिंता मत कीजिए, बहुत आगे है ना। चलिए विदा लेते हैं आप इसी कविता की कुछ पंक्तियों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।